नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS स्टडी विद डिवोशन चैनल पर। मेंस की सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं GS3 का एक टॉपिक जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इससे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल। एक महान शख्स हैं मुरलीधर देवीदास आमते, जिन्हें बाबा आमते कहा जाता है। वो एक सोशल वर्कर थे, सोशल एक्टिविस्ट थे और गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। उन्हें फेमसली जाना जाता है लेप्रोसी के क्षेत्र में काम करने के लिए और उनसे अफेक्टेड जो लोग हैं उन्हें रिहेबिलिटेट और एम्पावर करने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर दिया लोगों की सर्विस के लिए। उनका मोटो था वर्क बिल्ड्स, चैरिटी डिस्ट्रॉयज, और इसी मोटो के साथ वो आगे बढ़े। बहुत सारे अदर सोशल कॉजेज़ में भी उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी उनका काफ़ी योगदान रहा। करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस को रेज किया, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काम किया, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने गांधीयन प्रिंसिपल को फॉलो किया, करप्शन के खिलाफ, मिसमैनेजमेंट के खिलाफ, पॉवर्टी को दूर करने में और सरकार की प्लानिंग में जो कमियां हैं उनको दूर करने में। उन्होंने लेप्रोसी पेशेंट के लिए आनंदवन आश्रम की स्थापना की, जो उनका लोगों के लिए कंपेशन का प्रतीक है। उन्होंने भारत जोड़ो अभियान को भी ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी काम किया। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भारत जोड़ो अभियान को ऑर्गेनाइज किया। उनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी लाइफ में एक सिविल सर्वेंट के रूप में और बेहतर अच्छा कर सकते हैं। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे GS3 के इंटरनेट सिक्योरिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलीगली रिसीव्ड मनी को एक ऐसा रूप दिया जाता है जैसे कि वो किसी लेजिटिमेट सोर्स से ऑब्टेन किया गया हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो कि फोर्स में आया था 2005 में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने IMF ने एक ऐसा एस्टिमेशन दिया था जिसमें बताया गया था ये करीब ग्लोबल GDP का 2 से 5% तक कवर करता है। अगर हम इसकी साइकिल को देखें, सबसे पहले डर्टी मनी का कलेक्शन होता है, फिर इसको प्लेस किया जाता है किसी फाइनेंशियल सिस्टम में, फिर इसको सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के माध्यम से उसके सोर्स को कंसील करने का प्रयास किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लेयरिंग। फिर इस इलीगल मनी को लेजिटिमेट सिस्टम में इंटीग्रेट किया जाता है। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग के वेरियस फॉर्म्स को देखें, जैसे कि ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग, स्ट्रक्चरिंग, दैट इज़ आल्सो नोन एज स्मर्फिंग, बल्क कैश स्मगलिंग, कैश इंटेंसिव लॉन्ड्रिंग, ब्लैक सैलरी है, सेल कंपनीज है, हवाला है, अकाउंट ट्रिपिंग होती है। इसमें इंडियन कंपनी अपने एसेट को अब्रॉड में होल्ड करती है, टैक्स एमनेस्टीज है और ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग है। हवाला, जिसका मीन्स होता है ट्रस्ट, ये मनी को, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का एक ऐसा सिस्टम होता है, पैरेलल अरेंजमेंट होता है जिसमें ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को अवॉइड किया जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत ही सिंपलेस्ट वे है जिसको इंडिया में बैन किया गया है। इसमें कैश का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, इफ़ेक्ट हैं। अगर हम इसके सोशल इम्पैक्ट को देखें, सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है एंटी सोशल एक्टिविटी बढ़ जाती है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी मिस एलोकेशन की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी लीड कर जाती है। ये एक तरह से ऑनेस्ट टैक्स पेयर को डिस्करेज करता है। इससे ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, करप्शन में इंक्रीज देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट है, पावर्टी है, और सबसे बड़ा फैक्टर है मोरल और एथिकल वैल्यू में कमी। अगर हम इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को देखें, सबसे बड़ा फैक्टर है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें एक तरह से नेक्सस सा बन जाता है पॉलिटिशियन और मनी लॉन्ड्रर्स के बीच में। इलीगल पॉलिटिकल फंडिंग है और जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसका डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट को देखें, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का फेल्योर देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करता है। गवर्नमेंट रेवेन्यू में लॉस देखने को मिलता है। लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कंपटीशन में इनइक्वालिटी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मेजर इफेक्ट होता है मनी फ्लो पे, ग्रोथ रेट पे और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर हम इसके सिक्योरिटी इम्पैक्ट को देखें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, साइबर क्राइम है, इसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। इसे टैकल करने में जो चैलेंजेस है हमारे सामने, उसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे कंस्ट्रेंट देखने को मिलते हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, कोऑर्डिनेटेड तरीके से मैनेज होती है। कई सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनका फेल्योर देखने को मिलता है। लोगों में अवेयरनेस की कमी है,
डेटा का वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल कॉन्फिडेंशियलिटी और मल्टीपल एजेंसीज हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क को देख लेते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए 2002 में एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA, जिसमें इलीगल प्रॉपर्टी है ना उसके सीजर का, कन्फिस्केशन का प्रोविज़न रखा गया है। कई सारे स्पेसिफिक प्रोविज़न हैं अंडर RBI, SEBI, IRDA फ्रेमवर्क मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए। ED है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इकोनॉमिक ऑफेंसेस के खिलाफ फाइट करने के लिए। 1985 का एक एक्ट है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसमें इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग से जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको फोरफिट करने का, फ्रीज करने का, सीजर करने की अथॉरिटी दी गई थी। इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेंबर है। एक वियना कन्वेंशन है जो ड्रग ट्रैफिकिंग से मनी की लॉन्ड्रिंग होती है उसे क्रिमिनलाइज करता है। IMF जो लगातार काम करते हैं टेरर फाइनेंसिंग को एलिमिनेट करने के लिए। UN ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है जो कि बैंड ड्रग्स की ट्रैफिकिंग को मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं 13 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, ये एक तरह से मॉडर्न डे स्लेवरी का एक फॉर्म है, एक रूप है। इसमें फोर्स या डिसेप्शन के द्वारा किसी इंडिविजुअल का इलीगल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फोर्स लेबर के पर्पज़ से, सेक्सुअल स्लेवरी के पर्पज़ से, कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज़ से और बॉन्डेड लेबर के पर्पज़ से। एक डेटा है ट्रैफिक इन पर्सन्स रिपोर्ट 2021 का जो कि रिलीज़ किया गया था US स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंक्रीज़ देखने को मिला और जो भी एंटी ट्रैफिक इफेक्ट्स हैं उन्हें इस पैंडेमिक ने इंटरप्ट कर दिया। हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट के तहत आर्टिकल 23-24 में बताया गया है दैट प्रोहिबिट्स ऑल टाइप ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें कि जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ से लोगों को किडनैप किया जाता है, ट्रैफिकिंग की जाती है इलीगल रूट के थ्रू और उन्हें डेवलप्ड कंट्री में एक्सप्लॉयटेशन के लिए सेल कर दिया जाता है। एक्चुअली इंडिया की अगर बात करें तो बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही कॉमन है और जो UP, बिहार, MP और जो ग्रामीण क्षेत्र के बैकवर्ड रीजन के जो लोग हैं उनको अर्बन क्षेत्रों में लाया जाता है सेक्सुअल एंड अदर एक्सप्लॉयटेशन के लिए। अगर हम ट्रैफिकिंग के कॉजेज़ को देखें, एक्चुअली ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। कई सारे सोशल फैक्टर हैं, पॉलिटिकल फैक्टर हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, कल्चरल फैक्टर हैं जो कि ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबिलिटी होती है ना वुमेंस के लिए और चिल्ड्रन के लिए होती है। कई सारी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पॉवर्टी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, पॉलिटिकल वायलेंस है, क्लाइमेट चेंज है, नेचुरल डिजास्टर हैं जो कि ट्रैफिकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है जब पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट होता है तो एक तरह से ट्रैफिकिंग के लिए उनकी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे कि हम देखते हैं ब्रॉडकास्ट का, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, सोशल मीडिया का ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से लोग सिटी की तरफ माइग्रेट होने का प्रयास करते हैं और बहुत ही आसानी से ट्रैफिकर के लिए ईजी टारगेट बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि जो गरीब परिवार हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी वीक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अपने बच्चों को सेल कर देते हैं और ये होप करते हैं कि उनके बच्चों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे कि हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वो पोरस नेचर की हैं, करप्शन बहुत मेजर फैक्टर है और जो भी एंटी ट्रैफिकिंग लॉज हैं उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट नहीं हो पाया है। अगर हम इसके चैलेंजेस को देखें, अगर हम आज के 21st सेंचुरी में मोस्ट चैलेंजिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देखें तो फर्स्ट है ड्रग, सेकंड है वीपन एंड थर्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इंडियन लॉज में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। अगर हम पुलिस की प्रायोरिटीज़ की बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को टॉप 5 में भी स्थान नहीं मिला है। जो भी लॉज हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और उनके प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है। सोशल मीडिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए एक नया टूल बन चुका है और ऐसे में फेसबुक के यूज़ करने में, व्हाट्सएप के यूज़ करने में, इवन ट्विटर के यूज़ करने में रेगुलेशन को लेकर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। क्राइम के ऊपर जो डेटा है ना वो कभी कभी प्रॉपर तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता। इसके लिए इंडिया के द्वारा कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल है UN कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम
जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया है। और साथ में इंडिया ने रेटिफाई किया है सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कम्बेटिंग ट्रैफिकिंग, जो कि वुमेन्स और चिल्ड्रंस में प्रोस्टिट्यूशन के प्रिवेंशन के लिए है। इस तरह के केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उन्हें मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो को इस्टेब्लिश किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश के साथ एक MOU भी साइन किया है। एक वर्कशॉप है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, जो कि ह्यूमन बींग्स में कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग को लेकर है, पुलिस ऑफिसर्स के लिए। अगर हम इसके वे फॉरवर्ड को देखें, एक्चुअली ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं ना, उनके प्रति सोसाइटी को और ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या को अच्छी तरीके से टैकल करना है तो पुलिस की और NGOs की कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। इस तरह के क्राइम से अगर निपटना है तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनमें प्रॉपर कॉपरेशन और इंटेलिजेंस डेटा की शेयरिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। एक स्टेप ये भी हो सकता है कि अक्रॉस द कंट्री विक्टिम्स को शेल्टर के लिए, फूड के लिए, काउंसलिंग के लिए और मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोटेक्शन होम बनाए जाएँ। हमारी कंट्री का जो भी डेवलपमेंट गोल है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल इंक्लूजन दोनों साथ में होने चाहिए। और जो भी एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग है उनमें चिल्ड्रंस का, स्पेशली गर्ल्स के, माइनॉरिटी ग्रुप्स के एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर हमें ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना है तो सारे पीपल के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेट करना चाहिए। जो भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको प्रॉपर फेंसिंग के द्वारा, प्रॉपर पेट्रोलिंग के द्वारा एक प्रॉपर बॉर्डर कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे मेजर फैक्टर है ब्यूरोक्रेसी में करप्शन को रोकने के लिए और ज़्यादा बेहतर उपाय करने चाहिए, तभी हम अपने कंट्री की इंटरनेट सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम के लिंक पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नोट्स के साथ में। थैंक यू।